अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को एडीपी जो क्लास है इसके सब्जेक्ट एवरीडे साइंस में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, एवरीडे साइंस का जो आपका सिलेबस है यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अप्रूव्ड है, उस सिलेबस की जो बुक्स रिकमेंडेड बुक्स हैं उनमें से एक है फरीदीज़ इंसाइक्लोपीडिक मैनुअल फॉर एवरीडे साइंस। स्टूडेंट्स, वो तो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, और अगर उसकी हार्ड कॉपी यानी बुक की फॉर्म में अगर आप परचेज़ करना चाहें वो तकरीबन 1700 की एक बुक जो है वो मिलेगी आप लोगों को। तो वो स्टूडेंट्स के हवाले से इतनी ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी नहीं होगी मेरा ख़्याल है। और दूसरी बुक जो है स्टूडेंट्स, और मुझे नहीं पता कि उसमें आपके सिलेबस के तमाम टॉपिक्स कवर भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन जो दूसरी बुक है वो है जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, प्रोफेसर डॉक्टर MA कश्मीरी, मोहम्मद अकरम कश्मीरी। ये पाकिस्तानी राइटर हैं स्टूडेंट्स। इनकी बुक एवरीडे साइंस ये एडीपी के लिए तो नहीं है, ये वैसे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए CSS वगैरह हो गए इनके लिए डिज़ाइन की गई है, बनाई गई है। लेकिन स्टूडेंट्स, चूँकि आप लोगों का जितना भी कंटेंट है, सिलेबस जितना भी है एडीपी एवरीडे साइंस का, वो तमाम इसी बुक से मैच कर रहा है। तो इसीलिए और चूँकि आपकी यूनिवर्सिटी ने भी इसको रिकमेंड किया है तो इस वजह से ये बुक मुझे ज़्यादा बेहतर लगी है। और इसकी ख़ास बात, अहम बात ये है कि ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, PDF में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं 300 to 400 में आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएगी। और स्टूडेंट्स, ये तो हो गया बुक्स का इंट्रोडक्शन कि आप लोग कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट्स, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एवरीडे साइंस जो हम पढ़ रहे हैं इसमें साइंस क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। आज के स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमारे, वो क्या हैं कि सबसे पहले हमने साइंस का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, और उसके बाद ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइंस डिस्कस करनी है कि उस साइंस की तारीख में क्या क्या शामिल है। अब उसमें स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस में हमें पता होना चाहिए साइंस होती क्या है। साइंस जो है ये एक लैटिन वर्ड है स्टूडेंट्स, साइंशिया या फिर सायर, जिसका मतलब होता है नॉलेज। और ये आपसे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब साइंस दरअसल अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं नेचुरल फिनोमिना की, जो भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसको अगर हमने समझना है तो हमें साइंस को समझने की ज़रूरत है। अब साइंस के बारे में डिफरेंट थिंकर जो हैं उनकी अपनी राय है, और इनमें से एक जो ग्रेट थिंकर हैं कार्ल पियर्सन, उनके मुताबिक साइंस का हाइपोथेसिस किस तरह से बनाया जा सकता है कि ऑब्जर्व फैक्ट्स की बुनियाद पर इसको बनाया जाता है, क्रिटिसिज्म और एक्सपेरिमेंट्स, तनकीद और तजर्बात की बुनियाद पर इसको कंफर्म करने के बाद लॉ ऑफ नेचर में तब्दील कर दिया जाता है। ये नज़रिया है किसका? कार्ल पियर्सन का, साइंस हाइपोथेसिस ऑफ साइंस, साइंस के मफरूज़े के बारे में। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और इसके अलावा जो दूसरे ग्रेट थिंकर हैं J. आर्थर थॉमसन, उनके मुताबिक साइंस क्या है? साइंस जो है वेल क्रिटिसाइज्ड बॉडी ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज है, और इसमें जितने भी एक्सपेरिमेंटेड फैक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसको सम अप कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला, और बाद में उसको लॉज की शक्ल दे दी जाती है, कवानीन की शक्ल दे दी जाती है, जिसको वेरीफाई किया जा सकता है मेथड्स के ज़रिए, डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि साइंस के ट्रायंगल में जो इम्पॉर्टेंट 3 वर्टिसेस हैं वो कौन कौन से हैं? हाइपोथेसिस यानी मफरूज़ा, थ्योरी यानी नज़रिया, एंड लॉ यानी कानून। ये तीनों मिलके क्या बना देते हैं? एक साइंस को इस्टेब्लिश करते हैं। इंपॉर्टेंट वर्टिसेस इसकी ये हैं। अब स्टूडेंट्स, इसको आप समझने से ये समझने के लिए ये मिसाल ले सकते हैं कि न्यूटन के कानून जो हैं आप लोग जानते होंगे, 9th 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो न्यूटन के कवानीन के बारे में एक स्टोरी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि न्यूटन जो है वो सेब के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, सेब गिरा और उसने फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना दिया। अब स्टूडेंट्स, उस लॉ को बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है वो इन तमाम मराहिल से गुजरा होगा। कौन से मराहिल? हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, ये तो है जी इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। अब हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ साइंस की तरफ। हिस्ट्री ऑफ साइंस क्या है स्टूडेंट्स? हिस्ट्री ऑफ साइंस में जो अहम किरदार सबसे पहले अदा किया वो किसने किया था? वो थे ग्रीक फिलोसफर्स।
स्टूडेंट्स, ग्रीक फिलोसफर से पहले ये जो तोहम परस्ती, मिथ और रिलीजन जो हैं वो मेनली कंट्रीब्यूट कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन स्टूडेंट्स, ग्रीक फिलोसफर्स का अहम कारनामा क्या था? उन्होंने इन सुपर नेचुरल पावर्स को एक्सक्लूड कर दिया साइंस से, और ये इनका बहुत अहम कारनामा है। और ये किस वक्त हुआ? ये 3rd सेंचुरी BC यानी बिफोर क्रिस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है इससे पहले। जो ग्रीक साइंस है स्टूडेंट्स, उसमें ये तो इनका कारनामा तो हो गया, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या था कि ये सारी की सारी जो साइंस थी ये फिलॉसफी बेस्ड थी, थ्योरेटिकल थी। इसमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स इनका कोई रोल नहीं था, और यही उसकी नाकामी की थोड़ी वजह बनी। नाकामी तो स्टूडेंट्स हम इसके सेंस में कह सकते हैं कि मज़ीद मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत पेश आई इसमें। अब उसमें स्टूडेंट्स, सबसे अहम बात ये कि हालांकि जो ग्रीक साइंस है, मॉडर्न साइंस है, उसको ग्रीक साइंस का चाइल्ड कंसीडर किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये उसका ड्रॉबैक था कि उसमें एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन को कोई इम्पोर्टेंस हासिल नहीं थी। लेकिन स्टूडेंट्स, वक्त गुजरता गया और जैसे ही जो रोमन एम्पायर है उसका फॉल हुआ, उसका ज़वाल हुआ, तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जो साइंस थी वो वेस्टर्न यूरोप में बिल्कुल अननोन हो गई। और ये कौन सा दौर था? 5वीं सदी थी, आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्ट। AD स्टैंड्स फॉर आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्ट। अब स्टूडेंट्स, उसमें जो इसी दौर में मुसलमान स्कॉलर ही थे, मुसलमान साइंसदान ही थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन की टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। और उसमें स्टूडेंट्स जो मेन रोल प्ले किया वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन ने किया, यानी उन्होंने सारे के सारे फैक्ट्स जो है वो किसकी बुनियाद पर इकट्ठे किए? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर। फिर स्टूडेंट्स, जो दौर था 200 से 1200 आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्ट, इसमें यूरोप पूरे का पूरा जो है वो तारीकी में डूबा हुआ था। उनको साइंस के बारे में, नॉलेज के बारे में कुछ पता नहीं था, और ये मुसलमान ही थे जिनकी अचीवमेंट्स पूरी दुनिया में मशहूर थीं। उनमें एवेसिना का नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रम ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस जो है उसको इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्या मुराद है? जो वक्त के लिहाज से तरतीब दी गई, उसमें सबसे पहले मिथ और सुपरस्टिशंस शामिल हैं, यानी तोहमात परस्ती। फिर उसके बाद बेबीलोनियन साइंस यानी बाबुल की साइंस। उसमें स्टूडेंट्स इनकी जो अहम डिस्कवरीज कह सकते हैं कि व्हील थी, सेल यानी पहिया, सेल बोट, फर्स्ट जो सबसे पहला नक्शा बनाया गया वो इसी दौर में बनाया गया। फिर उसके बाद दूसरी है इजिप्शियन साइंस, मिस्र की साइंस। स्टूडेंट्स, ये सारी जो हम ऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे हैं इनकी डिटेल हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, इसीलिए जस्ट मैं इनके आपको नाम बता रही हूँ। इजिप्शियन साइंस हो गई, और उसके बाद मिस्र की साइंस, अलेक्जेंडेरियन साइंस हो गई स्टूडेंट्स। इजिप्शियन साइंस के बाद ग्रीक साइंस, यूनानी साइंस के बाद अलेक्जेंडेरियन साइंस, सिकंदर आज़म के दौर की साइंस जो है, इस्लामिक साइंस। इस्लामी जो साइंस थी स्टूडेंट्स, वो साइंस की डेवलप में एक सुनहरी दौर कंसीडर किया जाता है। उसके बाद वेस्टर्न साइंस, मगरबी साइंस के बाद अब जो है वो मॉडर्न साइंस का दौर है। तो स्टूडेंट्स, इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हम लोगों ने डिस्कस करने के बाद, अब इसमें जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने साइंस की डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा किया। अरिस्टोटल हो गया, अर्शमीदस हो गया, जॉन केपलर हो गया, ये सारे के सारे जो हैं इन्होंने मेनली कंट्रीब्यूट किया था टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक साइंस, और उस इस्लामिक साइंस में मुस्लिम साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो वो हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।